डिस्कवरी आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम लोग शंघाई सहयोग संगठन की 22वीं जो बैठक हुई है, शिखर सम्मेलन समरकंद में, उस पर बात कर रहे हैं। उसके पहले कुछ बातें ऐसी हैं जो ध्यान में होनी चाहिए। जैसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक ऐसा फ्रेज है, एक ऐसा शब्दावली एक ऐसी है जो लगभग हर तबके के लोग को आकर्षित करती है। हम हर तरीके से उसके बारे में कुछ न कुछ जानते हैं या जानने की इच्छा रखते हैं। खास तौर से जब से वैश्वीकरण का दौर आया है, तब से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के प्रति रुचि आम लोगों की भी बढ़ गई है। लेकिन ध्यान हमें यह रखना है कि जो परीक्षा की दृष्टि से जो जानकारी होनी चाहिए, वह जानकारी सामान्य जानकारी से निश्चित रूप से भिन्न होनी चाहिए। अगर हम इस वर्ष भी सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा में देखें तो बहुत विशिष्ट प्रश्न पूछे गए हैं, जिनमें से यह अपेक्षा है जिनके बारे में छात्रों से या अभ्यर्थियों से कि आप उसकी विशिष्टताओं पर चर्चा करें और यह बताने की कोशिश करें परीक्षक को कि आपका जो ज्ञान है, आपकी जो समझ है उस विषय पर, उस अंतर्राष्ट्रीय संबंध पर, उन दो देशों के बारे में, वह सामान्य लोगों से थोड़ा हटकर हो। कारण उसका यह है कि जब आप नीतिगत रूप से कोई बात करते हैं तो निश्चित रूप से यह लगता है कि उसकी कुछ विशेष बातें ऐसी हों जो हमें ध्यान में होनी चाहिए, ताकि हम उसकी समझ भी विकसित कर पाएं और निश्चित रूप से यह देखें कि राष्ट्र किस तरीके से आपसी संबंध बनाते हैं, क्या ऐसा होता है जिससे कि संबंध खराब हो जा सकते हैं, कौन सी परिस्थिति ऐसी होती है जिसमें युद्ध जैसी स्थितियां बन जाती हैं। ऐसी कुछ विशेष बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। कहने का मतलब यह है कि सामान्य लोगों की जानकारी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर और सिविल सेवा के एक अभ्यर्थी के रूप में आपकी जानकारी इन्हीं संबंधों पर भिन्न होनी चाहिए और विशेषता वाली होनी चाहिए। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर आज इस टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे विस्तार से और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर विश्व में किस तरह के राजनीतिक दांवपेच, किस तरह की हलचल विश्व स्तर पर हो रही है या होती है। उसी हलचल को समझना हमारी विशेषता है और हमारी विशेष जानकारी उसी हलचल को समझने पर होगी, जिसको हम तकनीकी भाषा में भू राजनीति कहते हैं या जियोपॉलिटिक्स कहते हैं, या उसके अन्य शाखाएं जो उसकी हैं, भू आर्थिकी, जियो इकोनॉमिक्स, भू सामरिकता है, भू रणनीति है, जियो स्ट्रैटेजी है, एस्ट्रोपॉलिटिक्स है। ऐसी बहुत सारी बातें उससे जुड़ती हैं जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की ओर हमें आकर्षित करती हैं। एक एक करके हम लोग पहले देखते हैं कि आज की जो चर्चा है उसमें मूल बातें हम लोग कौन सी लाएंगे अपनी चर्चा में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि विश्व स्तर पर जो भू राजनीति है वह कैसे परिवर्तित हो रही है। कूटनीति क्या होती है, किस तरीके से कूटनीति की गतिकी, डायनेमिक्स उसकी कैसे बदल रही है, और भू राजनीति किस तरीके से बदलाव दर्शा रही है हमें। पहली बात तो यह करेंगे। दूसरी यह करेंगे कि शंघाई सहयोग संगठन एक संगठन के रूप में क्या है, उसका अस्तित्व कब आया, कब से अस्तित्व में है, और उसकी मंशा क्या है, क्यों ऐसे संगठन बनाए जाते हैं, और इस संगठन की विशेषताएं क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे कि समरकंद 2022 जो शिखर सम्मेलन था शंघाई सहयोग संगठन का, उसकी खास बातें क्या है, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं की टेक अवेज, क्या हमने प्राप्त किया वहां से। और अंत में हम लोग बात करेंगे कि भारत और शंघाई सहयोग संगठन का संबंध किस प्रकार का है और उसका भविष्य किस दिशा में जा रहा है, और भारत को इससे क्या लाभ है, संगठन को भारत से क्या लाभ है, दोनों के हित क्या हैं, और दोनों कैसे एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं जिससे विश्व स्तर पर भारत की स्थिति और मजबूत हो और भारत एक प्रमुख शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभर जाए, और उसमें शंघाई सहयोग संगठन की क्या भूमिका होगी। इन सारी बातों पर आज हम लोग विस्तार से चर्चा कर रहे हैं।
शंघाई सहयोग संगठन पर जाने के पूर्व हमें यह समझना है कि जो जिस क्षेत्र पर हम बात करते हैं या जिस क्षेत्र, विश्व के जिस क्षेत्र की चर्चा करते हैं, वह क्षेत्र कहाँ अवस्थित है भूगोल में, भौगोलिक रूप से उसका क्या महत्व है। पहली बात तो यह समझ में आनी चाहिए, और दूसरी कि उसकी राजनीति कैसी है। तभी दोनों को जोड़कर हम भू राजनीति की बात करते हैं। उस पर चर्चा करने के पहले एक नजर हम लोग इस पर डालते हैं कि जियो पॉलिटिक्स, जियो इकोनॉमिक्स और जियो स्ट्रैटेजी, 3 शब्द हैं हमारे लिए। एक एक करके हम लोग बात कर रहे हैं। जिस मुद्दे पर बात करनी है शंघाई सहयोग संगठन की, उसके पहले उसकी पृष्ठभूमि में इन बातों की समझ आवश्यक है, तभी हम उसकी विशेषताओं तक पहुंच पाएंगे। भू राजनीति में भू जो शब्द है वह भूगोल से लिया गया है, और राजनीति आप समझ रहे हैं राज्य की नीतियां हैं। इसका अर्थ है कि शाब्दिक अर्थ अगर इसका देखा जाए कि भू राजनीति का अर्थ यह होता है कि क्या किसी राष्ट्र की, क्या किसी देश की नीतियां उसकी भौगोलिक अवस्थिति से, उसके भूगोल से प्रभावित होती है, और अगर होती है किस रूप में। इसका मतलब है कि भू राजनीति का जो शाब्दिक अर्थ है वह एक तरफ उसका भौगोलिक आयाम है और दूसरी तरफ राजनीतिक आयाम है। भूगोल और राजनीति को जोड़ दिया हमने। इसका अर्थ यह हुआ कि राजनीतिक नीतियां उसको बनाने में और उसका क्रियान्वयन करने में उस राष्ट्र के भूगोल की क्या भूमिका है, यह भू राजनीति का सामान्य सा अर्थ है। बदलते हुए परिवेश में यदि हम देखें तो भूगोल में बहुत सारी बातें शामिल हो जाती हैं, जैसे उसका भूखंड कितना है, लैंड एरिया कितना है उसका, दूसरा उसके पास समुद्री संसाधन है या नहीं, क्या वह स्थलबद्ध देश है या समुद्र के साथ उसका संपर्क है, अगर है तो उसका लाभ नुकसान क्या है, इसके साथ साथ वहाँ कितने संसाधन मौजूद हैं, इसके अलावा वहाँ की जनसंख्या कितनी है, वहाँ की जलवायु और उसका पर्यावरण, उसकी पारिस्थितिकी कैसी है, वहाँ किस प्रकार के लोग रहते हैं, भाषा कौन सी है, उसकी संस्कृति कैसी है। ऐसे बहुत सारे आयाम भौगोलिक परिवेश के दायरे में चले आते हैं। तो अगर हम उसका, ये तो सामान्य अर्थ हुआ, अगर हम उसका और विशेष अर्थ ढूंढने की कोशिश करेंगे तो भौगोलिक आयामों में बहुत सारी चीजें शामिल होती हैं। जैसे एक उसकी अवस्थिति है, लोकेशन कहाँ है, विश्व के किस क्षेत्र में है। जैसे मान लिया भारत की बात करें अगर हम, तो भारत कहाँ अवस्थित है पहले यह देखना होगा। तो हमने देखा कि एशिया में भारत है और एशिया के दक्षिण भाग में है, तो कहा जाएगा कि भारत दक्षिण एशिया का एक राष्ट्र है। उसके बाद यह देखा जाएगा कि उसकी सीमाएं किन किन देशों के साथ मिलती हैं, तो उस क्षेत्र में और कितने राष्ट्र हैं। तो जैसे हम जानते हैं नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, ये सब दक्षिण एशिया के राष्ट्र हैं। उसी तरह अगर हम अमेरिका की बात करें, कनाडा की बात करें तो वह उत्तरी अमेरिका है। उसी तरह इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी की बात करें तो वह यूरोप में। तो सबसे पहले हमें उसकी अवस्थिति देखनी है भौगोलिक आयाम में। दूसरा, वहां उसके संसाधन कितने उपलब्ध हैं यह देखना है। तीसरा देखना है कि समुद्र से उसका जुड़ाव है या नहीं, या स्थलबद्ध है। चौथा देखना है कि उसकी जनसंख्या कैसी है। इसके बाद उसकी जलवायु कैसी है, पारिस्थितिकी और जलवायु कैसी है, संस्कृति कैसी है, उसका इतिहास कैसा है। बहुत सारी बातें इसके अंदर शामिल हो जाती हैं आज के समय में। तो कई बार ऐसा हमें पढ़ने को मिलता है, जैसे एक नाम मैं यहां लिख रहा हूं, नायफ अल रॉडन, विश्व के एक बहुत जाने माने भू राजनीतिज्ञ हैं, जियोपॉलिटिकल साइंटिस्ट कह सकते हैं, जिन्होंने कहा कि भू राजनीति एक आयाम पर सीमित हो ही नहीं सकती, उसके कई आयाम हैं। और इन्होंने 7 आयामों की बात कही है।
जिसमें व्यवसाय भी है, जिसमें उसकी अवस्थिति है, जिसमें पर्यावरण है, उसकी सुरक्षा व्यवस्था है, उसकी सीमाएं हैं। तो बहुत सारी बातें ऐसी हैं। तो उन सारी बातों का निचोड़ भू राजनीति में हमें दिखाई देता है, और उसका जो प्रभाव राजनीति पर पड़ेगा या नीति निर्माण और नीतियों को लागू करने पर पड़ेगा, वही वास्तविक अर्थों में भू राजनीति कही जाती है। आज की तारीख में अगर हम देखें, पिछले 2 दशकों में भूमंडलीकरण के बाद, खासतौर से जब से व्यापार वाणिज्य को प्रोत्साहित किया है लोगों ने, राष्ट्रों ने, और जब से आतंकवाद हो या राष्ट्रों के बीच प्रतिद्वंदिता हो या जिन कारणों से भी असुरक्षा की भावना विकसित हुई है, उन सभी को ध्यान में रखते हुए भू राजनीति के कई आयाम उभर कर आ गए सामने, और वो महत्वपूर्ण हो गए। जैसे अगर हम इसी के आयाम की बात करें, तो भू राजनीति से ही एक और संकल्पना निकलती है, उसको कहते हैं भू आर्थिकी या जियो इकोनॉमिक्स, और दूसरी है भू रणनीति, या इसी को कई बार हम कहते हैं भू सामरिकता या जियो स्ट्रैटेजी। एक उदाहरण से इसको समझते हैं कि भारत का उदाहरण ले लें कि भारत दक्षिण एशिया में अवस्थित है, और दक्षिण एशिया में इस तरीके से अगर भारत का प्रायद्वीप देखें तो इधर अरब सागर है, यहां बंगाल की खाड़ी है, और यहां हिंद महासागर है। इसका मतलब है कि चूंकि भारत प्रायद्वीप है, तो 3 तरफ से वह समुद्र से घिरा है, और भारत का जो तट है वो बहुत लंबा है, ये हम सब जानते हैं। भारत को इससे लाभ क्या है? लाभ यह है कि इसका व्यापार, अधिकांश जो व्यापार है वह समुद्री मार्ग से होता है। लेकिन समस्या कहां आती है कि यहां हम बाड़ लगा नहीं सकते, फेंसिंग नहीं कर सकते समुद्र में, तो इसकी जो सीमाएं हैं, समुद्रवर्ती सीमा, वह जोखिम उस पर अधिक है। एक दूसरा कि यदि हम भारत का पूर्वोत्तर देखें या पश्चिमोत्तर देखें, उत्तर पश्चिम या पूर्वोत्तर, दोनों पर्वतीय क्षेत्र हैं और दोनों हिमालयी क्षेत्र हैं, दोनों दुर्गम हैं, अतः वहां भी असुरक्षा बहुत गंभीर हो जाती है। तो असुरक्षा की दृष्टि से भारत की जो अवस्थिति है भूगोल में, वह बहुत ताकतवर नहीं है, और भारत को थल सेना, जल सेना या नौसेना और वायुसेना, तीनों को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है। कहने का अर्थ यह हुआ कि चूंकि समुद्री व्यापार भारत का एक बहुत बड़ा विकास का संचालक है, इसलिए उस तरह के आयामों को हम पढ़ेंगे कहां? भू आर्थिकी में, कि भूगोल से अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभाव पड़ता है, अर्थव्यवस्था पर, और भूगोल से उसकी सुरक्षा व्यवस्था पर कैसे प्रभाव पड़ता है। तो भू राजनीति में राजनीतिक दृष्टिकोण से क्या होगा, भूगोल का प्रभाव राजनीति पर क्या होगा, भूगोल का प्रभाव उसके आर्थिक विकास पर क्या होगा, आर्थिक प्रक्रियाओं पर, आर्थिक प्रणाली पर क्या होगा, और भूगोल का प्रभाव उसकी सुरक्षा के लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण होगा। इन सभी बातों का सामूहिक रूप से जब अध्ययन किया जाएगा तो उसको एक शब्द में तो कहेंगे भू राजनीति, लेकिन भू राजनीति की ये 2 शाखाएं और हमारे सामने आज के तारीख में बहुत महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि आज वैश्वीकरण और आर्थिक उदारीकरण के दौर में अर्थव्यवस्था और व्यापार बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, और विश्व असुरक्षा के दौर से गुजर रहा है। इसके साथ साथ एक और नई संकल्पना हमारे सामने उभर कर आई है भू राजनीति की, जिसको हम कहते हैं खगोलीय राजनीति, या अंग्रेजी में कहते हैं इसको एस्ट्रोपॉलिटिक्स। कि अंतरिक्ष में भी होड़ है कि हमारा अंतरिक्ष पर दबदबा बना रहे। सभी राष्ट्र यह चाहते हैं कि अंतरिक्ष में आगे जा चुके हैं, उन सभी राष्ट्रों की यह मंशा है कि अंतरिक्ष पर उनका प्रभुत्व बना रहे, और दूसरा राष्ट्र उनको वहां दबाए नहीं। चूंकि उपग्रहों की भूमिका बढ़ती जा रही है, संचार की दृष्टि से, संसाधनों की खोज करने की दृष्टि से,
नगरीकरण की दृष्टि से, औद्योगिकरण की दृष्टि से या विकास के अन्य कार्यों में सर्वेक्षण करने की दृष्टि से, चूंकि उपग्रहों की भूमिका बहुत बढ़ गई है, इसलिए खगोल राजनीति में राष्ट्रों की भूमिका भी बढ़ती जा रही है और कई बार उसका सैन्यीकरण भी, मिलिटराइजेशन भी हो जाता है। तो खगोलीय राजनीति भी भू राजनीति का एक नया आयाम बनकर उभर गया है। इस तरीके से हम किसी भी क्षेत्र की पहले भू राजनीति, उसकी भू सामरिकता, उसकी भू आर्थिकी को समझ अगर लेते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझना तुलनात्मक रूप से बेहतर होता है। अब वापस अगर हम इस पर गौर करें तो यहां पर तीन बातें हैं कि भू राजनीति, भू आर्थिकी और भू सामरिकता। भू राजनीति से भू आर्थिकी और भू सामरिकता निकलती है। अगर राष्ट्र कोई सुरक्षित है तो सुरक्षा की दृष्टि से, अगर सुरक्षा है तो उसकी अर्थव्यवस्था बेहतर होगी, अर्थव्यवस्था बेहतर होगी तो उसकी नीतियां और बेहतर होगी और उसका विश्व स्तर पर प्रभाव ज्यादा पड़ेगा। हर राष्ट्र यह चाहता है कि वह राजनीतिक रूप से उसका प्रभुत्व बना रहे विश्व स्तर पर। एक शक्ति त्रिकोण की बात मैं कर रहा हूं आपके लिए। PEM कहेंगे इसको। P इज फॉर पॉलिटिक्स, E इज इकोनॉमी, एंड M इज मिलिट्री। इसके शीर्ष पर राजनीति रखने का अर्थ यह है कि यदि किसी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था ताकतवर है तो उसकी सुरक्षा व्यवस्था भी ताकतवर होगी, उसकी सेना भी ताकतवर होगी। मैं भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का एक वक्तव्य कोट कर रहा हूं आपको। उन्होंने यह कहा था कि फ्रॉम द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्रेजरी द आर्मी इज बॉर्न। कोषागार की सुदृढ़ता से सेना का जन्म होता है। अर्थात जितनी ताकतवर, जितनी सुदृढ़ हमारी अर्थव्यवस्था होगी, हमारी सैन्य ताकत भी उतनी अधिक होगी। अगर हम अर्थव्यवस्था और सेना दोनों ही दृष्टिकोणों से बहुत ताकतवर हैं तो स्वाभाविक रूप से हमारा जो राजनीतिक प्रभुत्व होगा विश्व स्तर पर, वह अन्य देशों से निश्चित रूप से अधिक होगा। तो हर राष्ट्र इसी मंशा के साथ कार्य करता है कि वह अपनी राजनीतिक शक्ति को बढ़ाए, अपना प्रभुत्व बढ़ाए और अपनी शक्ति का प्रसार करे। या हम अगर हम सैद्धांतिक रूप से देखें तो इसको हम राजनीतिक यथार्थवाद के सिद्धांत में रखते हैं, पॉलिटिकल रियलिज्म के कंटेक्स्ट में भी पढ़ते हैं। तो यह भू राजनीति, भू आर्थिकी और भू सामरिकता, यही तीनों बातें हैं यहाँ जो हमें समझने की जरूरत है। और उसी की पृष्ठभूमि में हम अगर मध्य एशिया और मध्य एशिया में कार्यरत शंघाई सहयोग संगठन की बात करेंगे तो वह हमें समझ में आएगा। दूसरी बात यह है कि जो मैंने अभी यह कहा आपको कि एक बड़ा परिवर्तन जो विश्व स्तर पर दिख रहा है उस संगठन को समझने के पूर्व, वो क्या है कि शुरुआती दौर में होता क्या था कि हम क्षेत्रीय संगठनों का निर्माण करते थे। जैसे मान लिया कहा नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो जो नॉर्थ अटलांटिक के जो राष्ट्र हैं उन्होंने संधि संगठन कर लिया। हमने कहा साउथ ईस्ट एशियन एसोसिएशन, आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन है। या हमने कहा साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, सार्क, दक्षेश। तो हर जगह भूगोल का एक पक्ष, प्रदेश, क्षेत्र का एक पक्ष हमें दिखता था। और बहुत बार ऐसा महसूस किया जाने लगा कि यदि मान लिया कोई एक राष्ट्र है जो दक्षिण अमेरिका में है और एक राष्ट्र भारत है और एक राष्ट्र रूस है, अब इन तीनों के बीच वैचारिक रूप से समानता है, तीनों हाथ मिलाना चाहते हैं, लेकिन क्षेत्र तीनों के अलग अलग हैं, इसलिए वो एक संगठन में शामिल नहीं हो पाते थे। तो क्षेत्रीयता या प्रादेशिकता वाला जो एक आधार था संगठनों के निर्माण का, उस आधार को धीरे धीरे हमने
समाप्त कर दिया। इसका अर्थ यह है कि यदि हम ग्लोब की बात करें, पृथ्वी की, ये ट्रॉपिक्स है, ये इक्वेटर है, ये भी ट्रॉपिक है। ये जो हमने डायग्राम बनाया कि यह मकर रेखा, कर्क रेखा, विषुवत रेखा, ये सब जो रेखाएं हैं सब स्वाभाविक है, काल्पनिक रेखाएं हैं। हम अक्षांश जब पढ़ते हैं तो उसमें इनकी चर्चा करते हैं। जब हमने यह देखा कि कुछ ट्रॉपिकल कंट्रीज जो हैं या जो विषुवत रेखीय देश हैं, उनका संगठन बनेगा चूंकि वो विषुवत रेखा पर है। अगर कर्क रेखा पर है तो कर्क रेखा वाले देश एक साथ मिल जाएंगे, मकर रेखा पर है तो मकर रेखा वाले राष्ट्र एक साथ दिख जाएंगे, एक खास अक्षांश पर है तो उनके साथ वो दिख जाएंगे। इस तरीके से हम पहले क्षेत्रवार संगठनों का निर्माण करते थे। जैसे जैसे वैश्वीकरण का दौर आया, वैश्वीकरण के दौर में हमने यह देखा कि विश्व एक गांव है और पूरा विश्व एक है। वो चाहे दक्षिणी ध्रुव तक जाए या उत्तरी ध्रुव तक जाए, विश्व को एकीकृत करने की आवश्यकता है। इस मानसिकता ने एक बहुत बड़ा परिवर्तन संगठन के रूप में यह लाया कि उसने इन सारे काल्पनिक रेखाओं को समाप्त कर दिया। अब क्या है कि कोई राष्ट्र ए यहां है, एक राष्ट्र बी यहां है और एक राष्ट्र सी यहां है। तीनों के क्षेत्र अलग अलग हैं, लेकिन तीनों में विचार की समानता है। तीनों सुरक्षा की दृष्टि से एक दूसरे का सहयोग कर सकते हैं, व्यापार की दृष्टि से एक दूसरे का सहयोग कर सकते हैं, या तकनीक के मामले में साझा कर सकते हैं। तो तीनों का संबंध बनना चाहिए। तो हमने एक धुरी बनाई। वह धुरी या तो राजनीति हो सकती है, या आर्थिकी हो सकती है, या प्रौद्योगिकी हो सकती है, या सामरिकता हो सकती है, वॉटेवर। किसी एक धुरी को लेकर हमने संबंध बनाया, जिसको हमने कहा अक्षीय संबंध, एक्सियल रिलेशन। अब हमने कहा कि यह इस तरीके से जुड़ गया। तीनों राष्ट्र आपस में जुड़ गए और एक धुरी पर काम कर रहे हैं, भले वो क्षेत्र अलग अलग है। जैसे मान लिया हमने कहा रूस, भारत, चीन सामरिक त्रिकोण, रशिया, इंडिया, चाइना स्ट्रेटेजिक ट्रायंगल। हमने कहा अमेरिका, जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया चतुष्कोण, क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग। तो अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया सब अलग अलग क्षेत्र के देश हैं। दो एशियाई राष्ट्र हैं तो दो गैर एशियाई राष्ट्र हैं। अब चारों ने मिलकर सुरक्षा को आधार बनाया, तो उसका जो अक्ष है, उसकी जो धुरी है, वह सुरक्षा है, और सुरक्षा पर वह संबंध या वह संगठन या वह समूह बन गया। उसी तरीके से हमने बनाया I2U2, इंडिया, इजराइल, अमेरिका और यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। तो एक दो राष्ट्र उसमें मध्य पूर्व के हैं, एक उत्तरी अमेरिका है और एक दक्षिण एशिया है। कोई प्रदेश का तालमेल नहीं है वहां, लेकिन वहां पर हमने कहा कि हम एक दूसरे की सहायता करेंगे, एक दूसरे का विकास करने में सहयोग करेंगे। ऐसे बहुत सारे आयाम लेकर हमने एक धुरी बनाई और उस पर हमने संबंध स्थापित कर लिया। यह जो नई परिपाटी चली है, खासतौर से पिछले 2-2.5 दशकों के अंदर, विशेषकर वैश्वीकरण के दौरान, उसने एक नई तरह की संकल्पना को जन्म दिया है। और हम परिकल्पना करने लगे हैं कि क्या ऐसे संबंध और भी बन सकते हैं। तो उस पर एक नजर हम लोग पहले डालते हैं कि अक्षीय संबंध कैसे बनते। अगर हमें उस अक्षीय संबंध के में शामिल राष्ट्रों के बारे में, उनके संबंधों के बारे में समझ आता है, तो हम पूरे विश्व की भू राजनीति को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। और एक क्षेत्र में अगर एक संगठन की बात करेंगे तो उसको समझना और आसान हो जाएगा। जैसे मान लिया, एक उदाहरण ले रहा हूं मैं एक त्रिकोण का।
इसको कहा रशिया इंडिया चाइना ट्रायंगल। तो यहां आर है, ये आई है, ये सी है। अब ट्रायंगल है तो इसको एबीसी कह सकते हैं, मान लिया नाम दे दिया एबीसी। अब अगर एक समकोणीय त्रिकोण है तो हमने कहा ए इज इक्वल टू बी, ए इज इक्वल टू सी एंड बी इज इक्वल टू सी। इसी को राजनीति के रूप में देखें कि ए इज आर, बी इज व्हाट आई, आर इज इक्वल टू सी। अब देखना है आई और सी में क्या डिफरेंस। अगर हमने बराबर का इज इक्वल टू लिखा है बीच में, तो यह दर्शा रहा है कि दोनों के संबंध परस्पर हैं। तो रशिया और भारत के संबंध बहुत अच्छे बने हैं, रूस और चीन के संबंध भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन भारत और चीन के संबंध राजनीतिक रूप से, वैचारिक रूप से बहुत ताकतवर नहीं है। व्यापारिक रूप से भले भारत और चीन संबंधित हैं, लेकिन आज भी हमें चीन से खतरा भी है, आज भी हमें चीन से दबाव में रहता है भारत। इसका मतलब है कि हम उसको या तो लेसर देन या ग्रेटर देन, इस तरीके से हम डिनोट कर सकते हैं। तो कुछ मामलों में भारत चीन पर हावी हो जा सकता है और कुछ मामलों में चीन भारत पर हावी हो जा सकता है। तो अब इसको इस तरीके से लिखा जाएगा कि आई इज समटाइम्स लेसर देन और समटाइम्स ग्रेटर देन चाइना। यह समझने का अर्थ यह है कि रूस और भारत, रूस और चीन के संबंध तो बहुत अच्छे हैं इस त्रिकोण में, लेकिन भारत और चीन के संबंधों में वह ताकत अभी नहीं है। इसलिए यह जो त्रिकोण है, इसका जो प्रभाव विश्व स्तर पर दिख सकता था, वह शायद अभी उतनी ताकत से नहीं दिख रहा। क्यों? क्योंकि आई इज नॉट इक्वल टू सी। यह देखा जाएगा। इस रूप में हम किसी त्रिकोणीय अक्षीय संबंधों को समझ सकते हैं। और इसमें अक्ष क्या है? सामरिकता, सुरक्षा। संभावनाएं हैं कि इन भारत और चीन के बीच अगर संबंध अच्छे हो जाएं, मित्रवत हो जाएं, तो हम इस त्रिकोण के प्रभाव को बहुत आसानी से विश्व स्तर पर देख सकते हैं। अब दूसरा एक उदाहरण ले रहा हूं मैं, अभी जो मैंने चर्चा की आपके लिए क्वाड की, वो क्या है? चतुष्कोण है। इसको कहा ए बी सी और डी। ये कहा यू जे आई ए। इस तरीके से डायग्राम अगर एक बनाया जाए, अब क्या है कि A इज इक्वल टू बी, A इज इक्वल टू सी, C इज इक्वल टू D एंड B इज इक्वल टू D, A इज इक्वल टू D एंड B इज इक्वल टू D। मतलब क्या हुआ कि सब बराबर है। A और B, A और C, A और A भी बराबर है, B और C, C और D सब बराबर है सारे। अब संबंधों पर गौर करें। अमेरिका और जापान के संबंध कैसे हैं? तो अमेरिका और जापान के संबंध बराबर है, कहने का मतलब दोनों परस्पर मित्रवत संबंध बनाए हुए हैं। तो सो U इज इक्वल टू J, वी कैन से दिस। भारत और अमेरिका के संबंध भी अभी हाल फिलहाल बहुत अच्छे बन गए हैं, तो कहा जाएगा कि U इज इक्वल टू I ऑल्सो। अब अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के संबंध भी बहुत अच्छे हैं, सो U इज इक्वल टू A ऑल्सो। तो U के संबंध तो बाकी तीनों के साथ बहुत अच्छे। अब दूसरा देखें, J इज इक्वल टू I, भारत और जापान के संबंध बहुत अच्छे हैं, J यहां पर लिखा हुआ है। J इज इक्वल टू A। अब ऑस्ट्रेलिया के साथ क्या है? A इज इक्वल टू I एंड A इज इक्वल टू U
A इज इक्वल टू जे। इसका मतलब यह हुआ कि भारत अमेरिका, जापान अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया अमेरिका, भारत जापान, भारत ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया जापान सभी मित्रवत संबंध बनाए हुए हैं। अतः यह जो चतुष्कोण है इसका प्रभाव हमारे विश्व स्तर पर बहुत ताकतवर तरीके से दिखता है, दिख रहा है, ऐसी आशा की जा सकती। नया जो क्वाड बना, जो इस वर्ष मुख्य परीक्षा का प्रश्न भी था, I2U2, उसकी स्थिति भी मोर और लेस यही है। कैसे? वह भी चतुष्कोण है, I ये है। अब इसको क्या देखेंगे कि IS इज इक्वल टू IN इज इक्वल टू IS। भारत और इजराइल के संबंध बहुत अच्छे हैं, भारत और अमेरिका के संबंध भी बहुत अच्छे हैं, भारत और UAE के संबंध भी बहुत अच्छे बने हैं। अभी एक मुक्त व्यापार समझौता भी हुआ है। अमेरिका और UAE के संबंध भी बहुत अच्छे हैं। इजराइल और UAE के संबंध अभी जो बने ये पहले नहीं थे। इट इज द फर्स्ट डील बिटवीन अरब्स एंड इजराइल। इसका मतलब है कि अभी वो ताकत, इस तरह की ताकत नहीं है इसके अंदर। तो कई बार ऐसा होगा US इज लेसर देन और ग्रेटर देन UAE। UAE के अमेरिका के साथ संबंध बहुत अच्छे, भारत के साथ बहुत अच्छे, भारत इजराइल के संबंध बहुत अच्छे, US और इजराइल के संबंध बहुत अच्छे हो गए। यहीं पर एक कमजोरी दिख रही है अभी। हालांकि ऐसी आशा है कि चूंकि यह पहला डील है तो इजराइल और अरब के संबंधों में भी सुधार की गुंजाइश है। लेकिन निश्चित रूप से अगर हम इस इक्वेशन पर बात करें तो जो एशिया प्रशांत में या हिंद प्रशांत में जो चतुष्कोण बना उसकी शक्ति निश्चित रूप से अभी की तारीख में ज्यादा है I2U2 की तुलना में। लेकिन तीन राष्ट्र अगर आपस में मित्रवत संबंध बनाए हुए हैं और हमने इसके साथ समझौता कर लिया है तो इसका भविष्य उज्जवल है, ऐसा माना जा सकता है। इस आधार पर हम किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध में अक्षीय संबंधों की परिकल्पना भी कर सकते हैं और हम उसकी प्रभाव को समझ सकते हैं, ऐसा कहा जा सकता है। अब एक भविष्योन्मुखी बात अगर की जाए, कुछ समय पहले एक प्रस्ताव किया गया था कि क्यों नहीं भारत, चीन, पाकिस्तान एक त्रिकोण बने व्यापार का। चाइना ने ही प्रस्ताव किया था कि व्हाई नॉट वी हैव चाइना, इंडिया, पाकिस्तान ट्रायंगल विच विल बी इकोनॉमिक ट्रायंगल। क्या यह संभव है? या एक कल्चरल ट्रायंगल की बात की गई थी, चाइना, इंडिया, नेपाल की, तो भारत ने उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। अगर हम एक परिकल्पना करें कि चाइना, इंडिया, पाकिस्तान ट्रायंगल पॉसिबल है या नहीं, तो चाइना इज ग्रेटर और लेसर देन इंडिया, चाइना इज इक्वल टू पाकिस्तान एंड इंडिया इज ग्रेटर देन पाकिस्तान और लेसर देन पाकिस्तान। इसका मतलब कि भारत और चीन और भारत और पाकिस्तान दोनों के संबंध मित्रवत नहीं है। एक ही संबंध इस त्रिकोण में कि वह चीन और पाकिस्तान का संबंध बेहतर है। इसका अर्थ है कि जैसे हमसे कोई प्रस्ताव किया जाए कि क्या आप ऐसा मानते हैं कि व्यापारिक दृष्टिकोण से चीन, पाकिस्तान और भारत के बीच एक त्रिकोणीय संबंध हो सकता है, उसकी व्यवहारिकता क्या है, तो एज ऑन डेट यह बहुत व्यवहारिक प्रस्ताव नहीं होगा। ऐसी समझ हम विकसित कर सकते हैं इस तरीके से अगर हम जियोपॉलिटिक्स को समझने की कोशिश करें। और इसी पृष्ठभूमि में हम संगठनों की अब बात कर रहे हैं कि संगठन कैसे बन रहे हैं। जैसे ब्रिक्स है, जैसे इब्सा है, इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका,
तीनों तीन क्षेत्र के राष्ट्र हैं। अक्ष क्या है? दक्षिण दक्षिण सहयोग। तो दक्षिण अमेरिका में ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और दक्षिण एशिया में भारत। तो साउथ साउथ कोऑपरेशन को हमने उसकी धुरी बनाया। हमने रशिया, भारत, चीन त्रिकोण में सामरिकता को धुरी बनाया। हमने सुरक्षा को धुरी बनाया क्वाड में, हिंद प्रशांत में चतुष्कोण को। हमने विकास को धुरी बनाया I2 और U2 में। लेकिन ऐसी कोई धुरी यहां नहीं बन पा रही, इसलिए यह संबंध या समूह बहुत व्यवहारिक अभी नहीं कहा जा सकता। इसी अक्षीय संबंध की पृष्ठभूमि से निकलता है शंघाई सहयोग संगठन की संकल्पना। क्यों? क्योंकि उसमें रूस है, भारत है, पाकिस्तान है, चीन है और 5 राष्ट्र हैं, 4 राष्ट्र हैं मध्य एशिया के। तो मध्य एशिया, यूरेशिया, दक्षिण एशिया और पूर्वी एशिया, ये 4 क्षेत्र हैं जिनको जोड़कर हमने एक संगठन बनाया। तो यह संगठन भी अक्षीय संबंधों का एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है। उसी की बात कर रहे हैं हम लोग कि मध्य एक तरफ क्या है? रूस, ये हमारा मध्य एशिया का क्षेत्र है जिसमें कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान। इधर आप देख रहे हैं चीन है, दक्षिण में पाकिस्तान है, भारत है, यहां अफगानिस्तान है और इधर ईरान है। हमने जोड़ा किसको? रूस को, मध्य एशिया के तुर्कमेनिस्तान को छोड़कर बाकी जो 4 राष्ट्र हैं, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान, ये 4 राष्ट्र रूस और चीन और इधर भारत और पाकिस्तान, ये इस संगठन के सदस्य हैं पूर्णकालिक। और यहां ईरान और अफगानिस्तान को हमने जोड़ रखा है ऑब्जर्वर के तौर पर, डायलॉग पार्टनर के तौर पर बहुत सारे राष्ट्रों को जोड़ रखा है। इस तरीके से हम अगर देखेंगे तो यह जो संगठन है शंघाई सहयोग संगठन, यह भी अक्षीय संबंधों का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। अब उसकी खासियत क्या है यहां देखा जाए शंघाई सहयोग संगठन में। तो रूस, चीन, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, पाकिस्तान और भारत। तो हमने जोड़ा किसको किसको? यूरेशिया को, पूर्वी एशिया को, मध्य एशिया को और दक्षिण एशिया के। तो क्षेत्रवार हमने उसको जोड़ा है और धुरी बनाई है जिसको कहा जाता है शंघाई स्पिरिट। इसकी जो धुरी है, इसका जो एक्सिस है वह है शंघाई स्पिरिट कहते हैं। क्षेत्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय विकास, ये शंघाई स्पिरिट के कोर वैल्यूज हैं जिन पर बेस्ड है यह पूरा का पूरा संगठन, शंघाई सहयोग संगठन। तो यह अक्षीय संबंधों का एक उदाहरण माना जा सकता है। जब इसकी परिकल्पना हुई थी उसके पहले की एक पृष्ठभूमि बता दूं आपको कि जब सोवियत संघ का विघटन हुआ था 1991 में और रूस एक नए राष्ट्र के रूप में उभर कर आया, तो बोरिस एल्सिन उसके राष्ट्रपति हुआ करते थे, पहले निर्वाचित राष्ट्रपति रूस के। रूस की स्थिति, आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी सोवियत संघ के विघटन के बाद, लेकिन उसकी ताकत यह थी कि वह सैन्य रूप से ताकतवर था और ऊर्जा की दृष्टि से भी ताकतवर था। क्योंकि अर्थव्यवस्था उसकी कमजोर थी और जो उसके गणराज्य थे, जो ये सब मध्य एशियाई राष्ट्र भी उसके गणराज्य थे, उनकी आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं थी। इसलिए रूस का रुख यूरोप की तरफ हुआ पूंजी प्राप्त करने के लिए। लेकिन बोरिस एल्सिन को रूस से कोई लाभ, विशेष लाभ नहीं मिल पाया, बल्कि उन्हें इस कदम को हास्यास्पद भी कहा रूस ने कि जो राष्ट्र आज से 1 वर्ष पूर्व नाटो के अगेंस्ट काम कर रहा था, आज उसी यूरोप से सहायता की आवश्यकता पड़ गई है। ऐसी स्थिति में बोरिस एल्सिन को यूरोप से जो अपेक्षा थी पूंजी प्राप्त करने की, वह नहीं मिल पाई। इस बीच में
मध्य एशियाई राष्ट्रों को निश्चित रूप से ऐसा महसूस हुआ होगा कि जो रूस उनके साथ मिलकर कार्य कर रहा था वह उनसे दूर जा रहा है और वह यूरोप की तरफ जा रहा है। इस चीज को महसूस करते हुए रशिया ने एक नई नीति अपनाई जिसको हम कहते हैं निकट पड़ोस, नियर एब्रोड, निकट विश्व की अवधारणा एक रूस ने सामने रखी। कि रूस ने यह कहा कि हम आपको दूसरा राष्ट्र मान लेते हैं, विश्व के दूसरे राष्ट्र हैं, लेकिन आप हमसे सांस्कृतिक, राजनीतिक हर तरीके से निकट है। तो एक निकट विश्व की एक संकल्पना रूस ने सामने रखी, एल्सिन ने ही रखी, और मध्य एशिया की तरफ फिर से अपने संबंधों को मध्य एशिया के साथ मजबूत करने की कवायद आरंभ कर दी। अब उसमें देखना यह था कि 90 के दशक के उत्तरार्ध तक आते आते या मध्य तक आते आते ऐसा लग रहा था कि चीन और भारत जैसे राष्ट्र भी उभर रहे हैं आर्थिक उदारीकरण के दौरान। इसलिए रूस ने एक ऐसे संगठन की परिकल्पना की जिसमें चीन को शामिल करना उसने आवश्यक समझा, और 1996 में शंघाई 5 नामक एक संगठन की परिकल्पना की और चीन का महत्व इस रूप में बढ़ा दिया कि संगठन का नाम ही रखा शंघाई 5, जिसमें यह कहा गया कि रूस होगा, चीन होगा और कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान 5 सदस्य राष्ट्र होंगे। तो शंघाई सहयोग संगठन की जो बुनियाद है वह शंघाई 5 जो 1996 में बना, रूस, चीन, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान 5 राष्ट्रों के सहयोग से, और इसने काम करना शुरू किया। अब जिसको हम S5 कहते थे, S5 2001 में एक रूपांतरण हुआ और इसमें शामिल हो गया उज्बेकिस्तान, और यह जो शंघाई 5 था इसका रूपांतरण हो गया शंघाई सहयोग संगठन में। और उसी में चीन ने यह बात रखी, शंघाई स्पिरिट शंघाई का मूल मंत्र है, और वह मूल मंत्र है क्षेत्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय विकास, रीजनल सिक्योरिटी एंड रीजनल डेवलपमेंट। ये 2 बातें रखी गई जिनसे उस धुरी का निर्माण हुआ, उस अक्ष का निर्माण हुआ जिस पर यह संगठन बना है। और इस संगठन में जो शामिल राष्ट्र हैं उनके क्षेत्र इस रूप में अलग हैं कि एक यूरेशियाई राष्ट्र है रूस, 5 जो उसके राष्ट्र, 4 जो उसके राष्ट्र हैं वह मध्य एशिया है, चीन पूर्वी एशिया का राष्ट्र है और भारत और पाकिस्तान दक्षिण एशियाई राष्ट्र है। 2017 में आकर भारत और पाकिस्तान की पूर्णकालिक सदस्यता मिल गई, तो वर्तमान में शंघाई सहयोग संगठन 8 सदस्यों वाला एक अक्षीय संगठन है, ऐसा एक वाक्य लिखा जा सकता है। यहां देखें एससीओ के जो मेंबर्स हैं वो है चीन, रशिया, चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान। जो डायलॉग पार्टनर है, वार्ता साझेदार, वो आर्मेनिया है, अजरबैजान है, कंबोडिया है, नेपाल है, श्रीलंका है और तुर्की है। ये उसके वार्ता साझेदार है। और एक पर्यवेक्षक है, ऑब्जर्वर है 3, मंगोलिया, अफगानिस्तान और बेलारूस। अब हमें समझना यह है कि वार्ता साझेदार और पर्यवेक्षक में क्या भिन्नता है। तो अगर हम एक चरण उठाकर देखें तो सबसे पहले ऑब्जर्वर, उसके बाद डायलॉग पार्टनर, उसके बाद पार्शियल मेंबरशिप और उसके बाद पार्ट टाइम मेंबर और उसके बाद फुल टाइम मेंबर। सबसे पहला जो चरण है वो पर्यवेक्षक का है कि जो पर्यवेक्षक राष्ट्र होता है वो उसका कार्य क्या होगा, उसकी भूमिका क्या है कि जब भी इस संगठन की बैठक होगी इसके सदस्य मौजूद रहेंगे और ऑब्जर्व करेंगे कि उसमें कौन सी बात शामिल हो रही है सम्मेलन के अंदर, और अगर उन्हें कोई उस पर आपत्ति है या कोई समर्थन है तो अपने विचार रख सकते हैं। यह पर्यवेक्षक का कार्य है। वार्ता साझेदार जो होगा, इस संगठन का दायित्व है कि इन सभी वार्ता साझेदारों के साथ बैठक करके
और यह तय करे कि उनकी आवश्यकता क्या है, उनकी अपेक्षाएं क्या है, और उसके बाद उन सभी बातों को शिखर सम्मेलन में शामिल करे। तो पर्यवेक्षक का कार्य पर्यवेक्षण करना है, अर्थात वह शामिल होगा जरूर, लेकिन उसके साथ वार्ता करने की बाध्यता संगठन की नहीं है। वह संगठन के बैठक में होने वाली चर्चा पर अपने विचार रख सकता है और अपने सुझाव दे सकता है। वार्ता साझेदार वह होगा जो संगठन उन राष्ट्रों के साथ वार्ता करके उनकी अपेक्षाओं और आवश्यकताओं को समझेगा और उसके आधार पर उन्हें संगठन के शिखर सम्मेलन में शामिल करेगा और शामिल करके तब अपने अंतिम घोषणा पत्र पर बात करेगा। इस रूप में शंघाई सहयोग संगठन की सदस्यता, उनके पर्यवेक्षक और उनके वार्ता साझेदारों को हम समझ सकते हैं। 2001 में शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना हुई और 2002 में साइन किए गए चार्टर से उसने कार्य आरंभ किया, जिसका 2 आधार स्तंभ हैं, जिसके एक आधार स्तंभ है क्षेत्रीय सुरक्षा और दूसरा है क्षेत्रीय विकास। तो विकास के लिए 8 राष्ट्र मिलकर कार्य करेंगे और 8 राष्ट्र सुरक्षा की दृष्टि से भी कार्य करेंगे। इसका अर्थ यह है, थोड़ा सा मैं आपको अंतर्राष्ट्रीय विधि की तरफ ले चलता हूं। यहां पर एक वाक्य पहले लिखा जाएगा कि एक अक्षीय संगठन है जिसमें यूरेशिया, मध्य एशिया, पूर्वी एशिया और दक्षिण एशिया के राष्ट्र शामिल हैं। और जो इसका अक्ष है वह 2 स्तंभों पर आधारित है। एक है क्षेत्रीय सुरक्षा और दूसरा है क्षेत्रीय विकास। इन्हीं दोनों को जोड़कर हम कहते हैं शंघाई स्पिरिट। जब क्षेत्रीय सुरक्षा की बात आती है तो दो हमने संकल्पनाएं लिखी हैं मैंने। एक है सामूहिक सुरक्षा और एक है सामूहिक प्रतिरक्षा। दोनों अंतर्राष्ट्रीय विधि की संकल्पनाएं हैं। कलेक्टिव सिक्योरिटी एंड कलेक्टिव डिफेंस। डिफेंस तब होता है, नाम ही है प्रतिरक्षा, जब किसी ने आक्रमण किया है तो हम अपनी रक्षा के लिए उसका प्रतिकार कर रहे हैं, हम उस आक्रमण को काट रहे हैं, उसके विरोध में काम कर रहे हैं। तो आक्रमण होने के बाद जब सुरक्षा की जाती है तो उसको कहते हैं प्रतिरक्षा। और आक्रमण नहीं हो, हमारी ताकत इतनी बनी रहे कि दूसरा आक्रमण नहीं करे, उसको कहा जाता है सुरक्षा। यह सुरक्षा तब होगी जब विकास की गति तीव्र होगी। तो विकास से हम सामूहिक सुरक्षा को ताकतवर बना सकते हैं कि आपस में मिलकर हम विकास को इतनी गति दें कि वो सभी राष्ट्र विकसित हो जाएं, सभी अंदर से ताकतवर हो जाएं, तो कोई भी राष्ट्र उन पर आक्रमण नहीं करेगा। लेकिन यदि ऐसा होता है कि कोई भी राष्ट्र उन पर आक्रमण कर रहा है, उनमें से किसी एक पर, तो सामूहिक प्रतिरक्षा की संकल्पना यह बताती है कि वो सभी राष्ट्र यह मानकर चलेंगे कि यह आक्रमण उनके विरुद्ध हुआ है। किसी एक राष्ट्र के विरुद्ध किए गए आक्रमण को पूरे समूह के विरुद्ध किया गया आक्रमण मान लिया जाएगा यदि हम सामूहिक प्रतिरक्षा पर काम कर रहे हैं। तो यह सामूहिक सुरक्षा और सामूहिक प्रतिरक्षा दोनों की दृष्टि से काम कर रहा है। इसीलिए इसके अक्ष को हम 2 भागों में बांटते हैं कि एक तरफ क्षेत्रीय सुरक्षा भी है और एक तरफ क्षेत्रीय विकास है। तो क्षेत्रीय विकास से सामूहिक सुरक्षा की बात करता है यह, और क्षेत्रीय सुरक्षा से सामूहिक प्रतिरक्षा की बात करता है। यह इस संगठन की विशेषता है, यह कहा जाएगा। और निश्चित रूप से यह अक्षीय संबंध है और अक्ष इसका 2 स्तंभों पर आधारित है। अब इसकी विशेषता और क्या है? 3 फिगर्स आपके सामने लिखे हैं मैंने कि जो इस पूरे क्षेत्र का, जो हमने अभी क्षेत्र लिखा, यूरेशिया, पूर्वी एशिया, मध्य एशिया, दक्षिण एशिया के 2 राष्ट्र,
सभी राष्ट्रों का अगर हम जनसंख्या देखें, 2021 का फिगर है यह बता रहा है कि लगभग विश्व की जनसंख्या का लगभग 41% इस क्षेत्र में निवास करता है। जो कुल भौगोलिक क्षेत्र है उसका लगभग 25% इसके पास है, और जो विश्व की कुल जीडीपी है उसका लगभग 24% इनके पास है। तो जो आंकड़े हैं ये इस संगठन को बहुत ताकतवर बना रहे हैं, मानव संसाधन की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से और अर्थव्यवस्था के विकास की दृष्टि से। इट इज रफली अराउंड $23 ट्रिलियन ऑफ द टोटल इकोनॉमी। ऑब्वियसली उसमें भारत और चीन की अर्थव्यवस्थाएं बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें कोई शक नहीं है। यह भी बता रहा है कि चीन, रूस और भारत की जो पकड़ है इस संगठन पर, वह बाकी राष्ट्रों की तुलना में ज्यादा होगी, क्षेत्रफल की दृष्टि से भी, जनसंख्या की दृष्टि से भी और जीडीपी की दृष्टि से भी। तो हम क्षेत्रफल हो, जनसंख्या हो, जीडीपी हो और सुरक्षा की भावना हो, दोनों के ख्याल से अगर देखेंगे तो निश्चित रूप से शंघाई सहयोग संगठन एक ताकतवर संगठन बनकर उभरा है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। अब इसके पहले कि हम इस शिखर सम्मेलन की तरफ जाएं, अब हमें देखना यह है कि जो शंघाई सहयोग संगठन है इसका भू राजनीतिक महत्व क्या है, कैसे यह विश्व को प्रभावित कर रहा है। तो एक तो हम इसमें ऐसा कर सकते हैं कि एक स्ट्रक्चर बनाए कि इस संगठन की भू राजनीति कैसी है, एक डायग्राम बनाए इसका। रशिया, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, और यहां से जोड़ लें भारत और पाकिस्तान। ये हमारे पास इतने राष्ट्र हैं, 8। अब अगर देखा जाए कि रशिया इज इक्वल टू चाइना, रशिया इज इक्वल टू कजाकिस्तान, रशिया इज इक्वल टू किर्गिस्तान, रशिया इज इक्वल टू ताजिकिस्तान, एंड रशिया इज इक्वल टू उज्बेकिस्तान, रशिया इज इक्वल टू इंडिया, एंड रशिया इज ग्रेटर देन पाकिस्तान। यहां स्थिति है। तो रूस के संबंध बहुत ताकतवर हैं ऐसा कहा जा सकता है। दूसरी तरफ चीन की बात करें तो C इज इक्वल टू R, C इज इक्वल टू कजाकिस्तान, C इज इक्वल टू किर्गिस्तान, C इज इक्वल टू ताजिकिस्तान, C इज इक्वल टू उज्बेकिस्तान, C इज लेसर और ग्रेटर देन इंडिया, एंड C इज इक्वल टू पाकिस्तान। तो चीन और रूस की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। एक ही जगह ऐसा है जहां पर इज इक्वल टू का साइन नहीं है। अब भारत की स्थिति देखिए कि इंडिया इज इक्वल टू रशिया, इंडिया इज ग्रेटर लेसर देन चाइना, इंडिया इज इक्वल टू कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, इंडिया इज इक्वल टू उज्बेकिस्तान, एंड इंडिया इज ग्रेटर और लेसर देन पाकिस्तान। हो गया। अब क्या है कि भारत की स्थिति कहां पर कमजोर लग रही है, एक यहां और एक यहां। इन दोनों की स्थिति कहां कमजोर है, एक यहां पर कमजोर है और चीन की एक यहां कमजोर है। तो अगर हम 7 जगहों पर संबंधों की बात करें तो 7 में से 6 संबंध इसके बहुत ताकतवर है, इसके भी 7 में से 6 संबंध बहुत ताकतवर हैं। भारत के 7 में से 5 संबंध बहुत ताकतवर है। यही स्थिति मोर और लेस पाकिस्तान की भी। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो लगभग सभी राष्ट्रों की स्थिति इस संगठन में अच्छी बनी हुई है,
इसलिए यह कहा जाएगा कि विश्व स्तर पर इसका जो महत्व है वो तेजी से बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन बहुत गंभीरता से बढ़ रहा है। और कई बार इसको पूर्वी संधि भी कहा जाने लगा है। ईस्टर्न अलायंस या एंटी नाटो कहने लगे हैं इसको। नाटो का विरोध करने वाला एक संगठन कहा जा रहा है, ठीक वैसे ही जैसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बना था नाटो और वार्सो पैक्ट। वार्सो पैक्ट तो नहीं कहेंगे इसको, ध्रुवीकरण तो नहीं है, लेकिन बहुत हद तक ये ईस्टर्न अलायंस के तौर पर हम इसको देख सकते हैं इस रूप में। अब अगर हम एक पुरानी बात आपको कोट करूं, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बार यह कहा था सोची शिखर सम्मेलन में कि अंग्रेजी में वाक्य यह था कि द वर्ल्ड हैज शिफ्टेड फ्रॉम यूएस एंड इट्स नाटो एलाइज टू एससीओ एंड इट्स एलाइज, कि विश्व के जो राष्ट्र हैं वो अमेरिका और नाटो के सहयोगी राष्ट्रों से हटकर मध्य एशिया और शंघाई सहयोग संगठन के सहयोगी राष्ट्रों की तरफ आ रहे हैं। इसका मतलब है कि जो शक्ति संतुलन है वह परिवर्तित हो रहा है, और शक्ति संतुलन अगर परिवर्तित हो रहा है तो वह विश्व के लिए कैसा होगा यह समझने की बात है। यही उसकी भू राजनीति है, यही उसका भू राजनीतिक महत्व है। यहां पर एक सिद्धांत आता है ज़िबिग्नीव ब्रेजिंस्की का। ज़िबिग्नीव ब्रेजिंस्की ने यह कहा था कि यदि यूरेशिया के लैंड मास पर किसी का नियंत्रण है और अगर मध्य एशिया पर किसी का नियंत्रण है तो वह नियंत्रण विश्व स्तर पर बहुत ताकतवर होगा। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी ग्रैंड चेस बोर्ड। इनकी पुस्तक है ज़िबिग्नीव ब्रेजिंस्की। यह कहा जा रहा है इसमें कि कंट्रोलिंग यूरेशियन लैंड मास एंड सेंट्रल एशिया विल मेक द कंट्री और द ऑर्गेनाइजेशन पावरफुल। यूरेशियाई और मध्य एशियाई लैंड मास पर, भूखंड पर अगर हमारा नियंत्रण है तो वह विश्व स्तर पर नियंत्रण दिलाएगा। ठीक वैसे ही जैसे हार्टलैंड की एक थ्योरी पहले हुआ करती थी, अगर आपको याद होगा भूगोल में, उसी तरह हृदय स्थल का जो सिद्धांत था उसी तरह से मिलता जुलता सिद्धांत। हार्टलैंड थ्योरी तो अब प्रभावी नहीं है या ऑब्सोलीट है, लेकिन ब्रेजिंस्की की थ्योरी पर को महत्व हम इसलिए देते हैं कि रूस और चीन ने इसी सिद्धांत पर सबसे अधिक ध्यान दिया है कि यूरेशिया और मध्य एशिया के भूखंड पर जितना अधिक प्रभाव हमारा होगा हम विश्व स्तर पर उतना अधिक ताकतवर होते जाएंगे। और भारत और पाकिस्तान या बाकी जो राष्ट्र हैं वो भले अभी एज ऑन डेट उस दिशा में काम नहीं कर रहे महाशक्ति बनने के लिए, लेकिन निश्चित रूप से रूस और चीन की यह मंशा है कि वो महाशक्ति बनकर उभरे और अमेरिका की एक ध्रुवीयता को कम करने की कोशिश करे। इस रूप में शंघाई सहयोग संगठन की भू राजनीतिक महत्व को हम समझ सकते हैं आसानी से। जहां तक भारत की बात है, भारत पर आगे हम लोग चर्चा करेंगे उसमें कि भारत के हित क्या है और भारत के लिए यह कैसे महत्वपूर्ण हो सकता है। सबसे महत्वपूर्ण इसका एक और सबसे महत्वपूर्ण आयामों में से एक और आयाम यह होगा कि यह एक ऐसा मंच बनकर उभर रहा है जहां भारत के लिए यह आसानी होगी कि जो हमारा जो कमी है हमारे संबंधों में कि हम चाइना और अगर भारत की बात करें यहां तो पाकिस्तान और चीन, ये जो दो कमियां हैं भारत में जहां पर बराबर का चिन्ह नहीं आ रहा, यह मंच एक ऐसा मंच है जहां कम से कम क्षेत्रीय मुद्दों पर दोनों राष्ट्रों के बीच सहमति हो सकती है। इसकी संभावनाएं बढ़ रही हैं या बढ़ती हैं ऐसा कहा जा सकता है। तो इस रूप में भी यह मंच बहुत ताकतवर मंच साबित होगा, इससे हम इनकार नहीं कर सकते।
अब अगर आगे देखें कि अभी जो बैठक हुई है समरकंद में, 22वां सम्मेलन हुआ 15-16 सितंबर को, जिसमें कुछ बातें यह कही गई हैं, यह तो फाइनल टेक अवे है जो उसके घोषणा पत्र में है, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह कही गई है कि जो शंघाई सहयोग संगठन है वह यह महसूस करता है कि विश्व में अमेरिका एक पक्षीय या एक ध्रुवीयता चाहता है और वह शीर्ष पर महाशक्ति बने रहना चाहता है और वह विश्व में बदलाव लाकर किसी भी तरीके से शक्ति संतुलन को अपने पक्ष में करना चाहता है। इस कारण से विश्व में अस्थिरता बनी हुई है और विश्व की अस्थिरता के कारण असुरक्षा की भावना बनी हुई है। अतः शंघाई सहयोग संगठन उस एक ध्रुवीयता को कम करने के लिए सदैव प्रयास करता रहेगा। यह बात संगठन में कही गई है। अब इसको इस रूप में समझें कि जो शक्ति संतुलन की एक संकल्पना होती है, इसको कहते हैं रिविजनिस्ट स्टेट, इसको कहते हैं स्टेटस क्वो स्टेट। एक होता है यथास्थिति राज्य और एक होता है परिवर्तनशील राष्ट्र, कि कुछ राष्ट्र ऐसे हैं या एक राष्ट्र ऐसा है जो यथास्थिति बनाए रखना चाहता है और एक राष्ट्र ऐसा है जो तत्काल परिवर्तन चाहता है, तो यह हिलता डुलता रहेगा। तो एससीओ का यह कहना है कि अभी जो शक्ति संतुलन है वह अमेरिका से अलग हट रहा है। इसका मतलब कि इसका इस तरफ है एससीओ, तो इसका झुकाव है इस तरह, ऐसे यह झुक रहा है। शक्ति संतुलन में तराजू अगर देखेंगे तो तराजू की डंडी ऐसे स्थिर नहीं होती, तो कहीं ना कहीं उसका झुकाव होता है। तो शक्ति का झुकाव शंघाई सहयोग संगठन की तरफ है, ऐसा संगठन का मानना है। और यह कह रहा है कि अमेरिका इसमें तत्काल परिवर्तन करके उसे अपने पक्ष में करना चाहता है। इसलिए संगठन की दृष्टि में जो संगठन है वह अस्थिरता के लिए जिम्मेवार नहीं है, वह यथास्थिति बनाए रखना चाहता है, जबकि अमेरिका यह चाहता है कि उसमें तत्काल परिवर्तन हो। अगर हम ट्रंप के शासनकाल की बात करें तो ट्रंप ने भी यह शब्दावली प्रयोग में लाई थी अपने शासनकाल के दौरान कि अमेरिका इज ए स्टेटस क्वो स्टेट एंड चाइना इज ए रिविजनिस्ट स्टेट। ट्रंप ने यह कहा था कि चीन उसमें तत्काल परिवर्तन चाहता है और अमेरिका यथास्थिति बनाए रखना चाहता है। क्योंकि शक्ति का जो संतुलन है वह अमेरिका के पक्ष में है, इसलिए विश्व स्थिर है। जब भी हम परिवर्तन लाना चाहेंगे, इसमें तत्काल इसको नीचे करना चाहेंगे या अपने फेवर में करना चाहेंगे, तो विश्व में अस्थिरता होगी। यह शक्ति संघर्ष की राजनीति दर्शा रहा है। शंघाई सहयोग संगठन के जो सदस्य हैं उनका मानना है कि शक्ति यथास्थिति उनके द्वारा बनाई रखी जाएगी और वो इस अस्थिरता के लिए जिम्मेवार नहीं है। अस्थिरता के लिए जिम्मेवार है वह राष्ट्र जो तत्काल परिवर्तन चाहता है शक्ति संतुलन में, और वह अमेरिका है और वही अस्थिरता का कारण है। इसलिए समरकंद की बैठक में यह बात गंभीरता से चर्चा की गई है कि शंघाई सहयोग संगठन शंघाई स्पिरिट या क्षेत्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय विकास की अपनी मूल भावना के साथ इस रूप में कार्य करेगा कि वह यथास्थिति बनाए रखे और अमेरिका की जो मंशा है एक ध्रुवीयता बनाए रखने वाली, उस मंशा को पूरा नहीं होने दे। दूसरी बात उसने यह कही कि जो असुरक्षा का माहौल है खासतौर से अफगानिस्तान को लेकर, वह असुरक्षा को तत्काल संबोधित किया जाए और यथाशीघ्र उस पर कार्य किया जाए ताकि विकास की गति भी बढ़े और पूरी क्षेत्र में सुरक्षा की भावना प्रसारित हो, ऐसा कहा जाएगा। इसी आधार पर यदि हम समरकंद घोषणा पत्र की बात करेंगे तो मूल बातें जो घोषणा पत्र में है वो उभर कर यह आई हैं कि सभी सदस्य राष्ट्रों ने यह सहमति व्यक्त की है
कि कोई भी राष्ट्र दूसरे के संप्रभुता में हस्तक्षेप नहीं करेगा, उसके संप्रभु मामलों में, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। दूसरा कि पूरा संगठन यह चाहता है कि अफगानिस्तान में एक ऐसी सरकार बने, अफगानिस्तान एक ऐसा राष्ट्र बनकर उभर कर आए सामने जो समावेशी हो, एकीकृत हो और लोकतांत्रिक मूल्यों पर काम करने वाला हो। तीसरी बात है कि न तो वह आतंकवाद, न अलगाववाद और न उग्रवाद, इन तीनों में से किसी का भी समर्थन नहीं कर सकते और तीनों का खुला विरोध करेंगे सभी सदस्य राष्ट्र संगठन के। इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण बात इसमें कही गई है कि सूचना प्रौद्योगिकी का जो दुरुपयोग हो रहा है विश्व स्तर पर साइबर अपराधों के रूप में, उस पर तत्काल उस दुरुपयोग पर रोक लगाई जाएगी। और अंत में यह कहा जा रहा है कि जो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन है, जो परमाणु अप्रसार है, उसको बढ़ावा दिया जाएगा और किसी भी राष्ट्र को परमाणु प्रसार के लिए उकसाया नहीं जाएगा और उसको रोका जाएगा परमाणु प्रसार को। लेकिन साथ साथ यह भी कहा गया कि ईरान पर जो प्रतिबंध लगाए गए हैं वो प्रतिबंध हटा लिए जाने चाहिए और ईरान को अपनी सुरक्षा के लिए जो उसके शांतिपूर्ण तरीके से वह कार्य करना चाहता है उसको कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए। ऐसी बातें समरकंद घोषणा पत्र में रखी गई हैं 2022 में। इसके बाद अगर हम अंत में अब बात करें कि भारत और शंघाई सहयोग संगठन की स्थिति क्या है, तो आपके सामने एक चित्र मैंने रखा है कि यह भारत का पड़ोस है। 2015 में भारत ने पहली बार अपने स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार अपने पड़ोस का वर्गीकरण किया गया था और हमने नाम दिया था नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, पहले पड़ोस की नीति। आपने भी पढ़ा होगा इसको। पहले पड़ोस में हमने पड़ोस को वर्गीकृत किया और यह कहा कि पहला जो सर्किल है इसको कहते हैं छल्लेदार, छल्ला है इसमें, तो कंसेंट्रिक रिंग मॉडल की तरह अगर देखें तो सबसे निकट है उसको कहा जाता है निकटतम पड़ोस या इमीडिएट नेबरहुड। दूसरा है विस्तारित पड़ोस या एक्सटेंडेड नेबरहुड और तीसरा है सामरिक पड़ोस या स्ट्रेटेजिक नेबरहुड। निकटतम पड़ोस में साउथ एशियन स्टेट्स हैं जिनके साथ हमारी सीमा की साझेदारी है और जो विस्तरित है वह मध्य एशिया है, पश्चिम एशिया है और दक्षिण पूर्वी एशिया है। 3 तरह के क्षेत्र के राष्ट्र हैं हमारे एक्सटेंडेड पड़ोस में और जो सामरिक पड़ोस है वह पूर्वी अफ्रीकी राष्ट्र है। इस तरीके से भारत ने पहले पड़ोस की नीति के तहत पड़ोस का वर्गीकरण किया। अब इसके आधार पर अगर देखें तो मध्य एशिया का जो क्षेत्र है वह भारत का विस्तरित पड़ोस है और पड़ोस के साथ संबंध बनाए रखना किसी भी राष्ट्र के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। पड़ोसी के साथ अगर हमारे संबंध मजबूत हैं तो हमारे राष्ट्र की ताकत भी बढ़ती है उससे। तो सबसे पहली बात तो यह है कि मध्य एशिया का जो क्षेत्र है जहां शंघाई सहयोग संगठन कार्यरत है, जहां से 4 राष्ट्र उसके सदस्य हैं, वहां वो हमारे विस्तरित पड़ोस का हिस्सा है। अब भारत को शंघाई सहयोग संगठन की सदस्यता मिलने से क्या लाभ और भारत के लिए मध्य एशिया कितना महत्वपूर्ण, ये दोनों बातें अगर हम चर्चा करें तो मध्य एशिया में भारत के हित क्या क्या हो सकते हैं। तो मध्य एशियाई क्षेत्र है वह ऊर्जा से परिपूर्ण है, वहां हाइड्रोकार्बन भी है, वहां यूरेनियम भी है, वहां तेल भी है, गैस भी है। तो ऊर्जा का हित भारत का एक बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा व्यापार तो है ही और तीसरा सुरक्षा का हित है। इसका मतलब कि भारत के रणनीतिक हित हैं पूरे मध्य एशिया में, एनर्जी, ट्रेड एंड सिक्योरिटी। इन 3 के कारण भारत के लिए यह क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ अगर देखें तो चीन के साथ हमारे संबंधों में सुधार होना अनिवार्य है। पाकिस्तान के साथ भी हमारे संबंधों में सुधार होना चाहिए यदि भारत को आपस में विकसित होना है तो। अफगानिस्तान जो मध्य एशिया के लिए प्रवेश द्वार है, अफगानिस्तान का स्थिर और शांत होना भारत के लिए अनिवार्य है, भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
इसलिए भारत के जो हित है मध्य एशिया में वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ एससीओ की खासियत क्या है जो भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, वो यह है रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर एक बनाया है एससीओ ने। रैट्स रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी संरचना है जिसके साथ भारत के संबंध बढ़ रहे हैं और यह भारत को आतंकवाद, अलगाववाद या उग्रवाद से बचाने में सहायक होगा। दूसरी बात मैंने अब यह कही कि चीन और पाकिस्तान के साथ क्षेत्रीय मुद्दों पर सहमति लेना भारत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी और उसमें यह मंच बहुत काम करेगा। इसके साथ साथ भारत ने मध्य एशिया के लिए जो प्रयास करना आरंभ किया है उसमें 4 संकल्पनाओं पर विशेष बल है। एक को कहते हैं कॉमर्स, दूसरे को कहते हैं कनेक्टिविटी, तीसरे को कहते हैं कंसुलर और चौथे को कहते हैं कम्युनिटी। 4 C's कॉन्सेप्ट है। 4 C की संकल्पना पर भारत काम कर रहा है। पहला है कॉमर्स, दूसरा है कनेक्टिविटी, तीसरा है कंसुलर और चौथा है वाणिज्य करेगा। भारत व्यापार करेगा, संपर्क बढ़ाएगा। हमारे पास एक नीति है कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी। कंसुलर है कि हम कूटनीतिक रूप से वहां पर संबंधों में सुधार करेंगे और सामाजिक सांस्कृतिक रूप से एक समुदाय का निर्माण करेंगे। इस रूप में भारत शंघाई सहयोग संगठन की सहायता ले रहा है और भारत यह चाह रहा है कि ऊर्जा के लिए, व्यापार वाणिज्य के लिए, सुरक्षा की दृष्टि से, सभी दृष्टि से भारत मजबूत राष्ट्र बनकर उभरे। अगर आपने पढ़ा होगा तो एक पाइपलाइन है जो वहां से क्रॉस करती है, वह है टैपी, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया पाइपलाइन, जिसको हम ट्रांस अफगानिस्तान पाइपलाइन भी कहते हैं। तो ऊर्जा के हित भारत की बहुत महत्वपूर्ण है। अपने संबंधों में सुधार लाने वाली स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है और भारत यह प्रयास करता है कि वह लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रचार प्रसार करेगा उस क्षेत्र में भी, जो अफगानिस्तान को सुदृढ़ बनाने, उसे लोकतांत्रिक बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस रूप में हम शंघाई सहयोग संगठन की समझ रख सकते हैं। और जैसा कि मैंने कहा अभी थोड़ी देर पहले या शुरुआती दौर में भी, अक्षीय संबंधों का जो दौर चला है आज के समय में, उस दृष्टि से संगठनों पर प्रश्न बनना बहुत स्वाभाविक है और उसकी संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं दिनों दिन। इसलिए आपकी समझ और सामान्य लोगों से थोड़ी सी हटकर समझ होना अनिवार्य होता है एक परीक्षा की दृष्टि से, सिविल सेवा परीक्षा की दृष्टि से। मुझे पूरा विश्वास है कि जो जितनी चर्चा मैंने की है आपके लिए अभी, उससे काफ़ी हद तक आपकी समझ सुदृढ़ हुई होगी और ऐसी आशा है कि आप इस तरह के प्रश्नों का हल बहुत आसानी से कर सकते हैं। मुख्य परीक्षा के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, प्रारंभिक परीक्षा जो सिविल सेवा की है उसमें भी बहुत महत्वपूर्ण है यह, क्योंकि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक घटनाओं से भी प्रश्न बनते हैं। तो हमसे, चूंकि अभी हाल फिलहाल हुई है घटना, यह शिखर सम्मेलन हुआ है, इसलिए इस पर भी प्रश्न बनाया जा सकता है। ऐसे ही आने वाले समय में भी ऐसे ही कुछ मुद्दों पर मैं फिर से आपके सामने आऊँगा और फिर आपको यह समझाने की कोशिश करूँगा कि आपकी विशेष समझ कैसे विकसित हो और कैसे हम नई चीज़ों पर अपना ध्यान आकर्षित करें और कैसे हम प्रश्नों को हल कर सकें और परीक्षा में सफल हो सकें। धन्यवाद।